हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैट्रिसेस क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज यहाँ पे पूरा पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक होता है आपका मैट्रिसेस यानी कि आब्यूज होता है, हिंदी में जिसे आब्यू बोलते हैं, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। उसके कॉन्सेप्ट से लेकर और बेसिक से लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स की क्लास अभी तक आपने नहीं ली है कोई भी, ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो के साथ में, और आपको मैं ये श्योर कराता हूं कि आपको मैट्रिसेस आपको अच्छी तरह से आने लगेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, जो आपका आब्यू होता है, इसको यहाँ पे हिंदी में भी लिख लो कि हम इसको बोलते क्या है। देखो, तो हिंदी में हम बोलते हैं आब्यू। क्या बोलते हैं हम? आब्यू बोलते हैं इसको। तो आब्यू की यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं चूंकि। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो आब्यू जो होता है, आब्यू, इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस लिख लो यहाँ पे जब एक से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि अब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लो कि कोई दो बच्चे हैं, उनके पास कुछ कॉपियां और कुछ पेन है। मैं यहाँ पे दो बच्चे लेता हूं, मान लो कि एक राम हो गया, ठीक है, और दूसरा एक गीता हो गई। ठीक है, ये लड़की है आपकी। दो बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं हमारे। गीता क्लियर। इसके पास अगर हम बात करें कि जो राम के पास जो पेन है, ठीक है, वो 4 पेन है। गीता के पास 10 पेन है। जितने भी उसके पास है वो कितने 10 है। और अगर बुक की बात करते हैं, ठीक है, तो बुक्स जो है वो इसके पास है 8 और इसके पास है 10, ये बुक्स। तो ये देखो, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, ये जानकारी होगी। इस जानकारी को अगर हम एक स्क्वायर की, यानी कि हम कहें कि स्क्वायर के रूप में रखें, ठीक है, या एक ऑर्डर के रूप में रखें, तो इस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि पेनों की संख्या ये हो गई 4 8, और कॉपियों पेनों की संख्या 4 और 10 हो गई। ये हो गया आपका 8 और 10। ये तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आब्यू। क्या बोलते हैं? आब्यू बोलते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया। तो सीधा सा मतलब होता है कि जो अभी तक हम क्लास 9 10 में और क्लास 9 10 में ही बात करेंगे, या उससे प्रीवियस क्लासों में, क्लास 8 या 7 9 में, ठीक है, जो भी हम लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, यानी कि जो रेखीय समीकरण पढ़े थे, उन्हीं की कंडीशन को अगर इस फॉर्म में रखें, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आब्यू। होता है क्या है कि अभी तक हम रेखीय समीकरण को हल करते रहे। उसमें क्या होता है कि 2 इक्वेशन होते थे आपके, उनको आप इजीली सॉल्व करते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल होते थे। अब यहाँ पे क्या है कि इस मेथड से आपको उन्हीं रेखीय समीकरण को हल करना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 2 से ज्यादा भी होंगे, यानी कि 3 वेरिएबल हो सकते हैं। इक्वेशन 2 से ज्यादा हो जाएंगे, 3 4 हो जाएंगे, यानी कुछ भी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक 2 इक्वेशन थे आपके कंडीशन के, तब तक तो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते रहे, रेखीय समीकरण की विधियों से सॉल्व करते रहे। ठीक है, अभी क्या है कि जब यहाँ पे 2 से अधिक रेखीय समीकरण हो जाएंगे, या उसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, मतलब कि अभी यहाँ पे बुक और पेन हो गए, ठीक है, अभी हो सकता है कि यहाँ पे एक चीज कोई और ले ली जाए, पेंसिल ले ली जाए, तो उनकी भी संख्या दोनों के पास होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 वेरिएबल हो गए। तो इन सबको हम एक अच्छे मेथड से सॉल्व करने के, जिससे कि जो त्रुटि कम हो और कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हमें यहाँ पे सिखाया जाता है आब्यू। इसलिए क्लास आपको 12th में आब्यू सिखाया जाता है। इसको कैसे करते हैं अब यहाँ पे समझते हैं। तो ये तो देखो एप्लीकेशन हो गया आपका, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, ये मैट्रिक का आपका एप्लीकेशन हो गया। तो ये तो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, जब तक हम इसके बारे में पूरा नहीं समझ लेते कि मैट्रिक वर्क कैसे करता है, किस किस टाइप के मैट्रिक होते हैं, ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, उनकी बात करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है। ठीक है, ये देखो, तो अभी मैं यहाँ पे बात करता हूं। देखो, जो आपका आब्यू होगा उसका साइन क्या होता है? साइन जो होता है उसको हम
इस तरह से लार्ज ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, ये जो साइन होता है ये आपका होता है आव्यूह का। किसका साइन होता है? आव्यूह का। इसको आप लिख सकते हो, यहां पे लिख लो, आव्यूह। ठीक है, ये होता है आपका आव्यूह। यानी अगर हम किसी जानकारी को एक बड़े कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे तो ये आपका आव्यूह होता है। यहां पे क्या होता है कि यहां पे कुछ नंबर लिखते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक नंबर लिखा AIJ, ये मैंने नंबर लिखा। तो ये नंबर जो है आपको ये बताता है, वैसे इसको समानता हम क्या बोलते हैं? इसको समानता हम बोलते हैं अवयव। इसको क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका अवयव हो गया। क्लियर हुआ? अभी यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको, ये अवयव है तो यहां पे बहुत सारे हो सकते हैं अवयव। अब एक चीज और देखो, ये जो मैंने यहां पे लिखा है AIJ, आपको जो लिखा हुआ है तो ये आपको ये बताता है। ठीक है, देखो मैंने एक ये AIJ लिख लिया। ठीक है, मैं यहां पे और लिखता हूं, देखो, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं। अब आप देखो IJ अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, 11। ठीक है, ये A11 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं यहां पे A12, A13, 21, A23, A31, A32 और A33। यहां पे अब देखो बेटा, ये जितने मैंने लिखे ये क्या है? अवयव। क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं? अवयव। मैंने यहां पे आपको बता दिया। ये देखो, इसमें जो इस तरह की लाइनें होती हैं, ये इन लाइनों को हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है, पंक्ति बोलते हैं। और पंक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं हम R से। किससे करते हैं? R से। तो ये आपकी पहली पंक्ति होती है, ये आपकी दूसरी पंक्ति होती है। अगर हम यहां पे इसको नोट करें, दूसरी पंक्ति, और ये तीसरी पंक्ति है। ठीक है, तो इसमें पंक्तियां कितनी हो गई? पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 पंक्तियां यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको लिखना है तो सभी को आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। क्लियर हुआ ये? अब ये देखो, ये पंक्तियां होती हैं जो हम इस तरह की लाइनों में रखते हैं। स्तंभ कौन से होते हैं? ये आपके स्तंभ होते हैं। तो पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये, तीसरा स्तंभ ये है। तो इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3। ये देखो, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। तो ये यहाँ पे क्या होता है? ये आपके स्तंभ होते हैं। ये खड़ी लाइनें बनेंगी वो आपकी स्तंभ होंगी, और जो इस तरह की लाइनें आपकी बनेंगी, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पंक्ति। तो सीधा समझो, अगर आप इंग्लिश में समझ रहे हो, ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आपकी कॉलम को बनाएंगी, कॉलम को बनाएंगी, कॉलम्स, ठीक है, और ये आपकी रो को बनाएंगी। ठीक है, रो। क्लियर हुआ? तो जो आपकी वर्टिकल कॉलम और वर्टिकल लाइंस होंगी वो कॉलम्स होंगे, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी वो रो होंगी। यानी जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी वो स्तंभ, और जो आपकी क्षैतिज लाइनें होंगी वो आपकी पंक्तियां बनाएंगी। क्लियर हुआ? इतना सभी को आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, इसमें जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 11 है, अवयव, यानी इसको एलिमेंट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट। ये तो जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये देखो, ये 11 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? A11। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको अगर कंपेयर करते हैं तो ये होता है आपका IJ। जब आप बुक से पढ़ोगे ना तो आपको लिखा होगा AIJ।
तो आई जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आपको रो को, यानी कि किसको, जो आपकी पंक्ति होगी, इसको पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और जे जो होगा वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये किस कॉलम में है, कॉलम में रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसको बोलते हैं हम स्तंभ, स्तंभ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान से समझने वाली बात आपकी ये है कि जो ये एलिमेंट लिखा है, आपको जब बुक पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होगा ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, इस तरह से लिखा होगा। तो इसका मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट है, आई रिप्रेजेंट करता है वो किस पंक्ति में है, और जो जे रिप्रेजेंट करता है वो बताता है ये किस कॉलम में है। तो यहां पे देखो, ए आई की जगह कितना लिखा है 1, यानी ये पहली पंक्ति में है, और जे की जगह क्या लिखा है 1, यानी ये पहली स्तंभ में भी है। तो पहली पंक्ति और पहली स्तंभ में आने वाली अवयव को क्या लिखेंगे, A11 हम नोट करते हैं। तो यहां से ये जो नंबर हो गया, जो यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं इनके साथ में, ये बताते हैं कि उसकी स्थिति कि वो किस पंक्ति और किस कॉलम के बीच में है, ये आपको बताता है। यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पिक करता हूं, देखो ये आपको ये बताता है कि देखो A32 लिखा है आपका, यानी A32, इसका मतलब 3, 32 मतलब 3, 3 क्या आपकी पंक्ति, यानी तीसरी पंक्ति में है ये। और साथ ही साथ में इसका जो स्तंभ है, यानी कि जो कॉलम है वो कौन सा है 2, यानी कॉलम दूसरे में, पंक्ति तीसरे में है, यानी तीसरी कॉलम, तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होता है, ऑर्डर जो होता है वो आईजे के ही फॉर्म में रहता है, यानी पहले हम पंक्ति को बताते हैं फिर स्तंभ को बताते हैं। ऐसा आप नहीं करोगे कि पहले आप पंक्ति स्तंभ को बता दो फिर पंक्ति को बता दो, तो फिर आपका ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमने यहाँ पे सीख लिया। अभी हम बात और करते हैं, देखो अब हम ये बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि आव्यूह की कोटि, क्या बोलते हैं आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि। तो मैंने यहां पे एक आव्यूह ले लिया, देखो ये देखो मैंने यहां पे लिया A B C D E F, और मैंने इतना ही बड़ा लिया। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। इसमें देखो ये आपकी क्या है, जो मैं अभी पढ़ चुका हूं, ये आपकी है R1 यानी कि पहली पंक्ति, और ये है आपकी R2 यानी कि दूसरी पंक्ति। क्लियर हुआ, ये आपका है C1 यानी कि पहला स्तंभ यानी पहला कॉलम, ये है आपका C2 दूसरा स्तंभ, और ये है आपका C3 यानी कि तीसरा स्तंभ। क्लियर हुआ ये। अब देखो इसके ऑर्डर की बात क्या करते हैं, ऑर्डर जो होता है, ठीक है, जो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, यानी कि अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि जो होती है, ठीक है, कोटि बराबर होता है पंक्तियों, पंक्तियां गुणे स्तंभ। और यहां पे लिख सकते हैं की संख्या, की संख्या। मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, अगर आपने कभी भी मैट्रिक को नहीं पढ़ा है, कभी भी आव्यूह को नहीं पढ़ा है, तो आप इतना पढ़ने के बाद ये चीजें नहीं भूल पाओगे। देखो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, तो कोटि जो होगी, कोटि जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 2, और स्तंभ कितने हैं, देखो C1 C2 C3, यानी एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो ये इसकी कोटि होगी। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, कोटि पूछेगा तो आपको बस क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के साथ में उसको रखना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये आपका बताता है पंक्तियां, ये बताता है स्तंभ। अगर आपको कह दिया जाए कि एक आव्यूह है जिसकी कोटि ये है 2 × 3, तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई आव्यूह होगा जिसमें 2 पंक्तियां होंगी, यानी ऐसी लाइनें, यानी जो आपकी 36 लाइनें होंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी आपकी, वो आपकी 2 होंगी, और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी वो 3 होंगी, यानी 2 कॉलम होंगे
2 रो होंगी और 3 कॉलम यहाँ पे होंगे। तो हमने बहुत बेसिक से पढ़ा यहाँ पे कि साइन क्या होता है। तो साइन हमने बताया था कि बड़ा कोष्टक होता है, यानी जो हम हिंदी में पढ़े हुए हैं, इसको बोलेंगे लार्ज ब्रैकेट यूज किया जाता है। इसके अंदर अवयव लिखे जाते हैं, उसकी पोजीशन बताने के लिए ए आई जे के फॉर्म में उसको लिखा जाता है। आई बताता है पंक्ति को और जे बताता है कॉलम को, यानी कि वो उसकी स्थिति बताते हैं उस अवयव की। ये जो होता है वो अवयव होते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, साथ ही साथ उसकी कोटि भी यहाँ पे भी इसी तरह से उनको करना होगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए हुए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। चलो ध्यान से देखते हैं। एक आपको आव्यूह दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आव्यूह देखो, एक ये पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है, और ये आपके स्तंभ दिए गए हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इस आव्यूह पे आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछा गया आपसे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह की कोटि क्या है। दूसरा पूछा गया अवयवों की संख्या कितनी है इसमें, और तीसरा पूछा गया है कि इन एलिमेंट्स को लिखो, इन अवयवों को लिखो, A13, A21 और A33, इन अवयवों को इस आव्यूह से देख के लिखना है आपको। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं, और जो आपके जो कॉन्सेप्ट अभी रह जाते हैं, जैसे ट्रांसपोज रह जाता है, इनवर्स रह जाता है, बहुत सारे और भी रह जाते हैं, तो उनको हम सीखने से पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, जिससे कि हमें पता चल जाए इनको करना कैसे है। देखिए सबसे पहले आव्यूह की कोटि की बात करते हैं। तो कोटि क्या होती है, कोटि की अगर बात करेंगे तो कोटि होता है कि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियां कितनी है, ये पंक्तियां होती हैं आपकी। तो पंक्तियां आप देख सकते हो R1, R2 और R3, R2 और R3, ये देखो 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने होते हैं, ये वाले C1, C2, C3, C4। तो इसकी कोटि जो होगी वो कितनी होगी, 3 इंटू 4। मैंने आपको कोटि के बारे में यही बताया था। अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, जानना है, तो हमारा जो इससे पहले वीडियो अपलोड किया गया उसको आप देख सकते हो। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी हो गई, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का आपकी कोटि हो गई। मल्टीप्लाई नहीं करना होता है आपको, यहीं तक रखना होता है केवल। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या होती कोटि का मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे पंक्तियां 3 है, स्तंभ में 4 है, तो अवयव कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो कितने अवयव हो जाएंगे, 12 अवयव हो जाएंगे, 12 अवयव इसके हो जाएंगे। यानी इसमें कुल जो अवयव लिखे जाएंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। कोटि से ही इसको निकाल लेता है। तीसरे में कह रहा है राइट द एलिमेंट, A13, A21 और A33, इनको लिखना है। और भी 2-3-4 आपको बताए गए, वो मैंने नोट नहीं किए, क्योंकि हम 3 को कर लेंगे तो बाकी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो ध्यान से लिखना है। A13 की बात करते हैं, तो मैंने बोला कोई भी अवयव होता है वो AIJ के फॉर्म में लिखा होता है, AIJ, जहां पे I किसको रिप्रेजेंट करता है, I रिप्रेजेंट करता है आपको पंक्ति को, और J जो रिप्रेजेंट करता है वो आपको स्तंभ को करता है। किसको करता है, स्तंभ को करता है। अब आप देख लो AIJ के, इसको कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो A13 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, A13 की। तो A13 की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो A13 आपको ये बताता है, देखो ध्यान से देखेंगे, A13 आपको ये बताता है कि पहली पंक्ति यानी ये वाली, और स्तंभ कौन सा होना चाहिए, तीसरा। तो पहली पंक्ति दी होगी, यानी इसमें तो बहुत सारे अवयव है यहाँ पे ये, लेकिन लेना कौन सा है, जो तीसरा स्तंभ हो, यानी तीसरा स्तंभ ये है आपका, ये तीसरा स्तंभ है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में जो आपका अवयव होगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका होता है A13 इक्वल टू 19। यहाँ पे A21 की बात करते हैं, तो A21 कितना होगा, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति कौन सी है आपकी, ये वाली पंक्ति, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि पहला स्तंभ हो, यानी यहाँ पे 21 लिखा है, यानी दूसरा नंबर स्तंभ को बताता है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हो गई आपकी, ये पूरी, और स्तंभ कौन हो गया, ये हो गया, यानी कि ये 35। तो इसकी वैल्यू होती है 35। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखो A33 यहाँ पे। तो A33 में बता रहे हैं कि यहाँ पे तीसरी पंक्ति होनी चाहिए और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति कौन है, ये तीसरी पंक्ति आपकी, और तीसरा ही स्तंभ होना चाहिए, यानी कि स्तंभ ये वाला होना चाहिए। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन होगा, -5। ये आपका यहाँ पे आंसर होता है। तो बहुत ही आसानी से हमने सीख लिया कि किस तरह से किसी अवयव को हम एक तरह से डिकोड कर देते हैं, मतलब कि उसके पंक्ति में, अवयव में और ऑर्डर में जानने के लिए, या फिर उसमें कितने अवयव है उन सबको जानने के लिए हम अलग से बहुत बारीकी से समझ सकते हैं उसको। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोटि
2 × 2 का अवयव बनाओ। एक आपको अवयव बनाना है जिसकी कोटि कितनी हो 2 × 2, मतलब कि 2 पंक्तियां आपको बनानी है। ऐसे करके यहाँ पे अवयव आपको बनाओगे, इसमें 2 पंक्तियां हो आपकी और 2 ही स्तंभ हो, यानी 2 आपकी क्षैतिज लाइनें हो और 2 ही आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें हो। इस तरह से यहाँ पे कह रहे कि जो एलिमेंट है वो किस साइज, वहां पे इसकी कंडीशन दी कि जो अवयव है यानी ए आई जे जो फॉर्म होता है अवयव का, तो ये है कि जो भी अवयव आप निकालो, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा। देखो जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये आपका बनेगा ए बार है, ठीक है, और ए, ठीक है, सॉरी ए 11 है, ए बार है, क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 11 है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, और ये आपका बनेगा ए 21 और ये आपका बनेगा ए 22। क्लियर हो? अब देखो अगर इसको आप कंपेयर करो, यानी कि ए आई जे को इक्वल टू ए 11 से कंपेयर करो, तो देखो आई इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 1, जे इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 1, यानी इसका मतलब हो गया कि जो आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1 है, तो आप यहां पे रखोगे आई की वैल्यू जे की वैल्यू, उसका स्क्वायर करोगे 2 से भाग दोगे, जो अवयव आएगा उसको आंसर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मेशन में रखते हैं। देखो कैसे, अगर हमें अवयव निकालना होगा A11, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आई की जगह कितना है, आई की जगह 1 है यानी 1, जे की जगह 1 है यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर होता है 4/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2। तो यहाँ पे जो अवयव रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा आपका 2 रखा जाएगा। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुआ, एक रिप्लेस हो गया आपका। देखो अब दूसरा भी कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, ये आपने समझ लिया था। ठीक है, देखो अभी हम बात करते हैं कि आपको A12 अवयव निकालना है, यानी A12 निकालना है। तो A जब 12 आप निकालोगे तो इसके लिए क्या करोगे, ये कंडीशन लागू करोगे, यानी आई की जगह कितना है आपका 1, जे की जगह कितना है आपका 2, इसका स्क्वायर करोगे, डिवाइड किससे करोगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, यानी कि 9/2। तो या तो आप इसी फॉर्म में रख दो या फिर आप इसको 9.5 भी लिख सकते हो। तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको किस फॉर्म में रखना है। ठीक है, ये बस अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9/2। क्लियर। A21 को निकालना, इसको हम फिर से रिमूव कर दे रहे हैं। तो A21 जब निकालोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, देखो आई का स्क्वायर, आई की जगह कितना है यहाँ पे 2, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 9/2। इसका भी आंसर आएगा। तो ये अवयव कौन सा हो गया आपका 9/2। इसको निकालते हैं A22 को, ये देखो समझ में आ गया होगा आपको। हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं A22 को, यहाँ पे क्या होगा 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2 हमने रख दिया, स्क्वायर कर दिया, ये 4 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और ये होता है 16/2, और आंसर होता है 8। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप 8 रखोगे। तो देखो ये इस कोटि का 2 × 2 कोटि का उसका प्रत्येक अवयव इस कंडीशन को फॉलो करे करते हुए हमने यहाँ पे एक अवयव बनाया है, ठीक है, जो कि आपका ये कहलाएगा, जिसकी कोटि कितनी है 2 × 2 है। क्लियर। अब देखो हमने कुछ समान अवयव के बारे में बात की थी शायद, ठीक, उसकी बात करते हैं। अगर नहीं की थी शायद, मुझे लगता है, तो हम बता देते हैं। 2 समान अवयव कब होते हैं, समान अवयव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे यदि A, B समान अवयव है, ठीक है, समान अवयव है। अगर ये समान अवयव है तो क्या होता है कि Aij इक्वल टू, ठीक है, Bij, यानी एक है, अभी एक आपका जो अवयव है इसका अवयव है Aij और दूसरा है जिसके अवयव है Bij, ये आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे, यानी कि इनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो A11 ये है, तो A11 इसके A11 के बराबर होगा, A यहाँ पे आपका 12 है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। तो इसी बेस पे इस समानता की कंडीशन को लागू करते हुए आपको आंसर निकालना है। तो निकालते हैं बेटा, देखो 4 सबसे पहले यहाँ कितना लिखा है x, इसका ऑर्डर कितना है, अगर इस अवयव का ऑर्डर देखोगे तो 21 है। इस अवयव में 21 किसका ऑर्डर है, तो ये रहा आपका 21 है ऑर्डर। तो ये अवयव आपस में बराबर हो, यानी कह सकते हैं कि 2 समान अवयव के संगत
अवयव बराबर होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल टू 1। एक कंडीशन आपको मिल गई यहाँ पे। दूसरी कंडीशन देखो, ये कितना है आपका 11, तो A11 4 है, इसमें 11 की वैल्यू कितनी है 22, तो A11 यानी ये बराबर होगा, तो 22 इक्वल टू 4 हो गया। तीसरा ये आपका 12 A12, ठीक है, तो A12 की वैल्यू z है, इसमें A12 कितना है आपका 3, तो ये हो गया 3 यहाँ पे। तो इस तरह से x, y और z की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, जो कि यहाँ पे आपको फाइंड करनी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे बात कर ली आपकी। अब मैं यहाँ पे काम करता हूं कि मैंने योग के बारे में बताया था कि दो जो अवयव होते हैं उनके योग की संक्रियाएं कैसे काम करती हैं। तो मैं यहाँ पे एक योग का एग्जांपल भी लेके आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे अभी एक योग का एग्जांपल नोट करता हूं और उसको बताता हूं आपको। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। मैंने देखो दो यहाँ पे अवयव ले लिए। एक तो मैंने ए लिया है जिसके अवयव है 2 4 3 2। बी है जिसके अवयव पंक्ति के हिसाब से अगर बताते हैं तो यहाँ पे होता है 1 3 -2 5। सबसे पहले किसको ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है ए प्लस बी को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवयव को लिख लेंगे। ए अवयव है आपका, ए अवयव है आपका 2 4 2 4 3 2। बी आपका है 1 3 -2 5। तो अगर इनका सम करेंगे तो क्या होता है कि संगत अवयव होते हैं, संगत अवयव के साथ जोड़े या घटाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 यानी एक 11 का ऑर्डर है, यानी 11 इसको बोलते हैं। तो इसमें 11 कौन है, ये वाला। तो ये आपस में संगत अवयव क्या होंगे, जुड़ जाएंगे 2 + 1। 4 किसके साथ जुड़ेगा, 3 के साथ, क्योंकि ए 12 के साथ जुड़ता है। ये लिखा है आपका 21, तो इसमें 21 कौन सा ऑर्डर होता है, ये। तो ये आपका होगा 3 + -2, क्योंकि ये माइनस का था और चूंकि प्लस का है तो प्लस बीच में लगाया मैंने। तो 2 + 5। तो यहां पे क्या होगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 4 3 7 3 -2 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका निकल आता है a + b, यानी a + b आपको जो निकालना था वो यहाँ पे आपका हो जाता है। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे कहा गया कि 3a निकालो। जैसे a ये आपका अवयव है, इसका 3a निकालना है। तो स्केलर मल्टीपल होता है, ये क्या होता है, स्केलर मल्टीपल, यानी किसी एक नियतांक का गुणांक, ठीक है, नियत संख्या का गुणा कराना। तो यहाँ पे देखो 3 a अवयव को लिख लो, a अवयव को लिख लो। a अवयव आपका है 2 4 3 और 2, ये है आपका। तो इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ में क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर कोई ए अवयव है, ए कोई अवयव है जिसके एलिमेंट है A11 A12 A21 और A22। तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे किसी इसके साथ हम किसी के का मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट नंबर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KA11 KA12 KA21 और KA22, ये हो जाता है। इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ इसका मल्टीपल हो जाता है। जब स्केलर मल्टीपल की हम बात करते हैं, किसकी करते हैं, स्केलर मल्टीपल की बात करते हैं, मल्टीपल की बात करते हैं। क्लियर हुआ। तो सेम यहाँ पे है, यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट नंबर जो कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो आपका ये बन जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 4 12 और 3 3 9, 3 2 6, ये यहाँ पे आपका बन जाता है। तो ये आपका 3a की वैल्यू निकल आती है। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 4 5 एग्जांपल लेके आपको ये समझाने की कोशिश कर दी है कि किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। कोई बहुत हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं आएगा। आप मैट्रिक के नाम से डरना मत सीखो, ठीक है। आप उसको सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आसानी से आ जाएगा। और मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर बेस पे देखते हैं तो आपको मैट्रिक या फिर जो 12th और 11th की जो मैथ है, ठीक है, वो कंप्लीटली आपको आना शुरू हो जाएगी। अभी मैं कुछ 12th के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, साथ ही साथ में मैं 11th के वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं अवयव यानी जो मैट्रिक्स होते हैं उनके अदिश गुणन और गुणन के बारे में। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी गुणन के जो गुण होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अदिश की, ठीक है। तो अदिश क्या होता है कि किसी अवयव में
किसी कांस्टेंट वैल्यू यानी किसी कांस्टेंट वैल्यू के का मल्टीप्लाई करना ही उसमें आदिश गुणन कहलाता है। तो यहाँ पे लेट करते हैं। लेट हमारे पास कोई एक आव्यूह है ए, ठीक है, एक ए आव्यूह है और जो कि ए आई जे, जो कि हम इसको लिखते हैं आई रिप्रेजेंट करता है पंक्ति को, जे जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो अगर इसमें हम किसी के यानी कांस्टेंट के का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं के इंटू ए, तो ये हो जाता है के ए, और इसका जो मतलब होता है कि इसके जो यहाँ पे आव्यूह बनेगा उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा के ए आई जे, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल जो होगा वो मैं यहाँ पे लेता हूं। देखो लेट कर लिया हमने ए कोई एक, यहाँ मैं क्या करूंगा कि कोई बड़ा नहीं लूंगा, ठीक है, मैं 2x2 का एक मैट्रिक ले लेता हूं, यानी जिसकी कोटि 2x2 है। मैं यहाँ पे लेता हूं 1 3 2 और -8, ये मैंने ले लिया। और अगर इसमें हमें क्या करना है, किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसको करना है, कांस्टेंट वैल्यू को, यानी 3 इंटू ए इक्वल टू 3a फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, 3a। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, 3 1 3 2 -8 यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो सभी के साथ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको करोगे तो 3 1 सा 3 3 3 सा 9 3 2 सा 6 3 8 सा, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस का 24, ये तो ये यहाँ पे निकल आता है 3a। तो 3a इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ पे हमने एक चीज ये सीखी कि अगर किसी आव्यूह में किसी अदिश के से अगर गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस के का यानी उस कांस्टेंट वैल्यू का गुणा जो है ये पूरे नंबर में यानी प्रत्येक अवयव के साथ हो जाता है, प्रत्येक अवयव के साथ आपका हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमने यहाँ पे सीख ली। यानी आदेश गुणन में क्या होगा, कोई एक आव्यूह होगा, उसका आप मल्टीप्लाई जब करोगे उसमें किसी कांस्टेंट वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मैंने के मान के रखा है, तो के ए इक्वल टू, ठीक है, के ए आई जे हो जाएगा। यहाँ पे ये आई बना हुआ है, इस चीज को कंफ्यूज मत होना आपको। आई यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके भी बता दिया, ए कोई आव्यूह था, उसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू निकालनी थी आपको, मतलब इस आव्यूह में 3 का मल्टीप्लाई करना था, तो 3 ए की वैल्यू रखी और इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया। तो मैंने यहाँ पे ये सीख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो सीखने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आव्यूह में योग आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, सबट्रैक्ट आपको नहीं प्रॉब्लम करेगा, यानी ना तो योग करेगा, ठीक है, यानी कि जो जोड़ होता है, ना घटाना यानी अंतर वाले आव्यूह आपको प्रॉब्लम करेंगे, और ना ही आपको जो स्केलर मल्टीपल जो आव्यूह होते हैं वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा आदेश गुणन वाला, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। दिक्कत करता है आपको जो होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, 2 आव्यूह का मल्टीप्लाई, यानी 2 आव्यूह का गुणन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह का गुणन, आव्यूह का गुणन, ठीक है। आव्यूह का गुणन देखो किस तरह से आपको जहां पे, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स लिख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कर लिया मैंने। यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समझाने के लिए आपको 2x2 का मैट्रिक ले रहा हूं, और जब एग्जाम्पल लेंगे तो वहां 3x3 का हम यहाँ पे एक मैट्रिक लेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा दोनों तरीके से। देखो ए हमने कोई एक ले लिया यहाँ पे, ए जिसके एलिमेंट है आपके A11 A12 A21 और A22, ये आपका मैट्रिक है। यहाँ पे A11 A12 A21 A21 A22 आपको पहले से ही मालूम है कि रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। लेट करके एक बी हम यहाँ पे लेते हैं, बी हमने इसको लिया, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे ए एलिमेंट लिया, यहाँ पे हम लेंगे B11 B12 B21 एंड B22, ये आपका मैंने यहाँ पे मैट्रिक लिया। तो 2 मैट्रिक हो गए। अगर आपको निकालना है A क्रॉस B, ये निकालना आपको, या फिर हम इसको बोलते हैं डॉट, यानी कि A डॉट B, ये निकालना AB। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे लिख लो आप, AB लिख लो, A इंटू B, यानी कि AB निकालना आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको रखोगे पहले आव्यूह को A11
A12, A21, A22, डॉट का साइन लगा दें। यहाँ पे बी को रखेंगे अभी, तो बी होगा B11, B12, B21 और B22। मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो इसको करते कैसे हैं। योग में क्या करता था कि जो संगत अवयव होते हैं उनको जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट रो कौन सी आपकी, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये करने से पहले दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन से अवयव मल्टीपल करने के लिए उपयुक्त हैं। उपयुक्त होने का मतलब यहाँ पे है कि किनके बीच में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किनके बीच में नहीं करेंगे। अगर देखो इसकी कोटि कितनी है, अगर बात करते हैं तो 2 इंटू 2, इसकी कोटि है आपकी 2 इंटू 2, दो रो दो कॉलम यहाँ पे हैं। अगर देखो ध्यान समझो, कोई दो आव्यूह, नंबर एक कंडीशन में आप यहाँ पे नोट कर लेना, नंबर एक, दो आव्यूह जिनकी कोटि बराबर हो, ठीक है, यानी पहला कह सकते हैं कि जो इक्वल कोटि हो, इक्वल ऑर्डर वाले मैट्रिक हो, इक्वल ऑर्डर मैट्रिक, ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट, यानी कि अगर कोई फर्स्ट, यानी कि मान लो ए था फर्स्ट आपका, ठीक है, ए का क्या होगा, नंबर ऑफ रो, यानी फर्स्ट आव्यूह की, जो पहला आव्यूह है उसकी नंबर ऑफ रो, और जो दूसरा आव्यूह है उसकी नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप मल्टीप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि या तो इक्वल ऑर्डर के हो, यानी जो पंक्तियां, जैसे इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 2 है, तो इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो आप कर सकते हो। या फिर सीधे यहाँ पे शॉर्टकट बोले हैं, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम कोटि के स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है, यानी कि चाहे 2-2 का हो, 3-3 की कोटि का हो, या 4-4 की कोटि के हो, जितने भी होंगे, ठीक है, हम उनका कर पाएंगे। क्लियर हुआ। दूसरी कंडीशन में ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, अगर उनकी कोटि डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट आव्यूह होगा उसमें जो रो होंगी, ठीक, उनकी संख्या और जो सेकेंड आव्यूह होगा उसके कॉलम की संख्या के बराबर हो, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। ये चीज यहाँ पे तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले तो यही चेक करना होता है आपको कि क्या इनके बीच मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो दो कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहे हैं, यानी कोई इनमें से कोई एक को फुलफिल करे, ठीक है, कोई एक फुलफिल करे, चाहे फर्स्ट आइदर सेकेंड, कोई भी एक फुलफिल करेगा तो आप कर पाओगे। चलो अभी हम बात करते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, चलो तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और आप यहाँ पे देख लीजिए। चलिए मैं इसको अब करता हूं यहाँ पे, ये देखिए मैं इन्हीं को दोबारा नोट कर लेता हूं जिससे कि यहाँ पे पूरा हो जाए आपका। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूं, जो ए अवयव है ए बी यहाँ पे लिखेंगे, और ए जो है उसके है ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 इंटू बी है आपका बी 11, बी 12, बी 21 और बी 22, ये है आपका। तो बेटा ये पंक्ति है आपकी, ये स्तंभ। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले स्टेप पहला होता है कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो अवयव का चिन्ह बड़ा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं और थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो जाता है। तो पहली पंक्ति, ठीक है, ये पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन किस तरह से कराएंगे वो देखना है। देखो ये है A11, A11 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे हम, B11 के साथ। तो होगा यहाँ पे A11 इंटू B11, 2 का करा दिया मैंने। अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है, इतना तो आपने करा दिया। अब क्या करना है कि जो A11 का आपने, ठीक है, A11 का B11 के साथ करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जो यहाँ पे है, पहली रो का जो दूसरा अवयव है A12, इसका किसके साथ कराते हैं, इसका हम कराते हैं ये इस कॉलम के दूसरे अवयव यानी B21 के साथ में कराते हैं।
तो यहां पे क्या करना होता है, यहां पे प्लस लगाना होता है हमें, और यहां पे हमें लिखना होता है A12 इंटू B21, ये लिखना होता है। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्योंकि अभी आएगा नहीं आपका, ये देखो। तो एक देखो अवयव, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो जो A इंटू बी का जो मैट्रिक बनेगा उसका सिर्फ एक अवयव निकलेगा, यानी A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 के मल्टीप्लाई से जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो एक अवयव बनाएगा, एक आपका एलिमेंट बनेगा। अब क्या करना है, सेम कंडीशन, पहली रो के, ठीक है, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ के साथ करते हैं। तो पहली रो का दूसरे स्तंभ के साथ आप जब करेंगे तो इसको हटा दो, देखो अभी, ठीक है, तो पहली रो ये है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये, तो यहां पे होगा A11 इंटू B12 प्लस दूसरे अवयव का, ठीक है, दूसरे कॉलम के दूसरे अवयव के साथ इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, कराते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A12 इंटू B22, ये तो देखो एक अवयव ये बना, दूसरा अवयव ये बना, सेम। अब सेकेंड रो का करेंगे तो सेकेंड रो का, यानी कि सेकेंड रो ये आपकी, इसमें इसके फर्स्ट, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कराते हैं। इसको हटा दो यहाँ पे क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये देखो, इसको भी यहां से इरेज कर दो, ये देखो। तो अब क्या करेंगे, जो दूसरी रो है उसका क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ कराएंगे। तो पहला अवयव तो इसके पहले से, यानी ये हो जाएगा आपका A21 इंटू B11, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस दूसरे अवयव का, ठीक है, इसके दूसरे अवयव से, यानी कॉलम के दूसरे अवयव से कराएंगे। तो ये हो जाएगा A12 इंटू B21, देखो ये बन गया। सेकेंड एक अवयव देखो, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, अवयव उतने ही बनेंगे इतने इनमें होते हैं। दूसरा देखो, अभी क्या करेंगे, सेकेंड रो का, यदि अभी इसको हटा दो एक बार, चुकी है तो हम कर चुके हैं। ठीक, क्या करना है, सेकेंड रो का, ठीक है, सेकेंड कॉलम के पहले अवयव से, यानी ये हो जाएगा A21 इंटू B12 प्लस का चिन्ह लगा लो। अब दूसरे अवयव का, यानी कि दूसरी रो के दूसरे अवयव का A22 इंटू B22 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइन को, ठीक है, ये देखो काफी बड़ा हो गया था ये, तो ये हो जाता है। आगे इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले 2 और 2 का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे कर लेते हैं और आगे आगे देखते हैं क्या हो जाता है आपका। ठीक है, देखो कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो ए मैंने एक अवयव लिया, जिसके एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 एंड अनदर एलिमेंट अवयव ने लिया बी, जिसके एलिमेंट है आपके 2 -2 4 1 3, ये हमने ले लिया। अगर हमें निकालना है ए इंटू बी, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं 1 2 3 4, इसको लिख लिया इंटू -2 4 1 3। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको इतना लिखना तो आता है जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। पहली पंक्ति ये है आपकी, जिसके एलिमेंट है आपके 1 और 2, इसका पहले स्तंभ के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ध्यान से देखना बेटा, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 1 इंटू -2 प्लस, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, 1 इंटू -2, ये प्लस का चिन्ह लगाओ दूसरे अवयव का कॉलम के दूसरे अवयव से, 2 इंटू 1 हो गया है आपका। अब देखो इसी पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ करते हैं, तो ये होगा 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे होगा प्लस 2 इंटू 3, ये इसको बंद कर दो आप, ये हो गया। यहाँ पे दूसरी पंक्ति का करते हैं, तो दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ करेंगे तो -2 इंटू 3 प्लस इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1, इसका करो बेटा अभी फिर से, तो 3 इंटू 4 और इसका करेंगे तो प्लस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा। पहले इसका इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया, ये हो गया। तो यहाँ पे जब सॉल्व करके इसको रखेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना है आपको, ये देखो ये आपका हो जाएगा
-2 यानी 2 इंटू 1 -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0। 4 या फिर ऐसे भी लिख लो कि आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, +2 ये 4 + 6 हो जाएगा, -6 + 4 हो जाएगा, और ये 12 + 12 हो जाएगा। आगे अब एक लाइन अभी इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, ये देख लो, ये हो जाएगा 0, कट जाएंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका -2, चूंकि -6 + 4 है, -2 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 24। तो ये आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे कर पाते हैं। अभी एक चीज और समझनी थी, यहाँ तो देखो दो ऑर्डर था आपका 2 इंटू 2 का, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ का, दोनों का मैंने सेम लिया था। अब अगर यहाँ पे क्या किया जाए, कोई दूसरे आ जाए जिनकी पंक्ति है, जैसे कि ये वाला सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ रो पहले में और नंबर ऑफ कॉलम बी दूसरे के बराबर हो, तो उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने बताया। या 3 इंटू 3 कोटि के आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि छोटा सा एग्जाम्पल बहुत जल्दी देता हूँ और उसको करके आपको दिखाता हूँ। तो आपने अगर ये नोट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लो इसको, ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो ध्यान देने वाली बात होती है ना, जिसको अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका जो मैट्रिक्स पूरा जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो वो यही होता है, मल्टीप्लाई करना सबसे टिपिकल काम होता है आपका। अगर 4x4 ऑर्डर का दिया है तो आपको फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 3x3 का दिया है तो करनी पड़ती है, 2x2 में थोड़ा सिंपल हो जाता है, हम ओरली भी कर सकते हैं उसको, ठीक, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट करके ए ले लेता हूँ, जिसमें लिखता हूं मैं ABC, नहीं ABC मत लिखो, नहीं तो नंबर लिख लेते हैं हम कोई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 1 2 3 4, ये ले लेता हूँ, ठीक है, 5। इसकी कोटि की बात करें तो कोटि देखो, पंक्ति कितनी है 1 और स्तंभ कितने हैं 5, तो 1 इंटू 5। बी में कोई लेता हूं, ठीक है, बी में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक ऐसे ले लेता हूं, देखो ये मैंने यहाँ पे ले लिया 2 4 6 8 और 10, ये ले लिया। इसकी अगर कोटि देखें तो पंक्तियां कितनी है 5 और स्तंभ कितना है 1, ये कोटि होगी। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर इसमें देखो पंक्तियां हैं आपकी 1 और स्तंभ में 5, इसमें देखो स्तंभ में आपके स्तंभ में 1 और पंक्तियां हैं 5, तो यहाँ पे सेम आपका अपोजिट हो गया, सेम यहाँ पे क्या हो गया आपका अपोजिट हो गया, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब इनका जो है अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो पंक्तियों की संख्या है, ठीक है, जो पंक्तियों की संख्या है, सॉरी जो पंक्तियों की संख्या इसमें है देखो 1, इसमें उतनी स्तंभों की संख्या है, इसमें जितनी स्तंभ में उतनी इसमें पंक्ति है, यानी कि यहाँ पे पंक्ति बराबर स्तंभ का कंडीशन लागू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ए बी निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, देखो ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ पे डॉट का साइन लगा लो, यानी कि ये मल्टीप्लाई का, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे इसको बी को 2 4 6 8 और 10 हो गया। बस मल्टीप्लाई करता है, क्या करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करता है, ठीक है, बस ये निकलेगा आपका। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करते हैं, ठीक है, तो पहली पंक्ति आपकी कौन है, ये, तो इसका जब निकलेगा, निकालोगे इसको आंसर, ठीक है, तो ये आप इस तरह से निकालोगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, ठीक है, आपको करना होता है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। देखो शुरुआत करते हैं इसकी, देखो चलो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखो क्या होगा आपका, 1 का किसके साथ करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 का किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, तो 2 इंटू 4 हो गया। इसको यहाँ पे मैंने चिन्ह बड़ा बना दिया थोड़ा सा, ठीक है। 3 का किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, तो प्लस 3 इंटू 6
4 का किसके साथ करेंगे 4 इंटू 8 और 5 का किसके साथ करेंगे 10 के साथ, तो +5 इंटू 10 ये। तो आपका यहाँ पे सिर्फ एक अवयव बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा देखो 2 + 8 + 18 + 8 4 जा 32 + 8 5 जा 50, ये आपका बना। बस इन नंबर्स को क्या करना है आपको ऐड करना है और आंसर यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो देखो 8 2 + 8 10 18 + 30 50 और 50, तो 50 50 100 + 10 यानी ये हो जाएगा आपका 110, इतना आंसर हो जाएगा 110 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं हम आपको, क्लियर हुआ। तो ये आपका सिंपल तरीका हो गया, बहुत सारे और भी तरीके होंगे, आप उनको भी कर सकते हैं। अब बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं कि जो गुणन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी होती है उनकी बात कर लेते हैं। देखो बहुत जल्दी से देखो किन किन यहाँ पे गुण की बात करेंगे, ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टी होंगी प्रॉपर्टीज की बात करता है। गुणा जो है ये भी दो आव्यूह का गुणन किन किन चीजों को फॉलो करता है। एक तो ये जो फॉलो नहीं करता वो इसको ही फॉलो करता है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपने ए इंटू बी निकाला है और फिर आप बी इंटू ए निकालोगे तो सेम निकलेगा, ये आपको कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, यानी इसको फॉलो नहीं करता है। पहली कंडीशन तो ये डज नॉट इक्वल टू होते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। मान लो कि अगर आपने लिखा ए और बी दो मैट्रिक थे, उनका मल्टीप्लाई ए बी हो गया, फिर आपने बी इंटू ए कर दिया, तो आप चाहोगे कि ये ए बी बराबर बी ए हो जाए, जैसे बाकी नंबर के साथ होता है, जो हमारे इंटीजर होता है उनके साथ होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है आपका। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, ये किसको फॉलो करता है ए बी सी, ठीक है, ये और ए बी सी इसको फॉलो करता है। आपने लास्ट के दो का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसमें थर्ड यानी ए का एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, ए मैट्रिक का मल्टीप्लाई किया, चाहे आप पहले दो का कर लो लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसको फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता है, यानी गुणन का, ठीक है, वितरण नियम कह सकते हैं इसको, गुणन का वितरण नियम कह सकते हैं, इसको फॉलो करता है। सेकेंड इसको फॉलो करता है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड ये फॉलो करता है आपका ए बी प्लस सी इक्वल टू, ठीक है, किसको फॉलो करेगा वो देख लो ध्यान से, ए बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे ये फॉलो करेगा ए बी प्लस ए सी को फॉलो करेगा। यानी कि अगर हमने दो आव्यूह को जोड़कर उसमें ए का मल्टीप्लाई करा दिया या फिर उनमें इंडिविजुअल हमने मल्टीप्लाई करा के और फिर उनको जोड़ दिया तो ये क्या करेगा, फॉलो यहाँ पे करेगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि ये इसको इस तरह से फॉलो करेगा। क्लियर हुआ। या फिर आप यहाँ पे ऐसे देख लो, अगर इसी को आप लिखना चाहो कि मान लो ऐसे लिखा है ए बी प्लस सी यहाँ पे, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए, ठीक है, सी को पहले ऑर्डर में चेंज कर दो बी, क्योंकि ए बी और बी ए प्लस बी ये तो फॉलो करते हैं ना आपके, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये फॉलो करते हैं, तो इनको तो रिप्लेस हम यहां से कर सकते हैं। देखो ये आपका था, अगर हम बात करें तो ये ए प्लस बी था और ये बी प्लस ए है, यानी इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो इसको ये क्या करेंगे, इसको तो ये फॉलो करेंगे ही, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपकी यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एक कंडीशन और गुणन की फॉलो करते हैं, वो ये करते हैं आपकी, देख लो, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई, यानी ये वाली ए आई जो होता है, ठीक है, इक्वल टू ए आई इंटू आई ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। यानी अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक का हम पहले किसी आव्यूह का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक में, यानी कि जो तत्समक आव्यूह होता है, या तत्समक को किसी आव्यूह के साथ करते हैं, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, यानी कि ये दोनों, यानी जैसे कि इसमें नहीं हो रहा था यहाँ पे, लेकिन इसमें ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू निकलेगी ना जब आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका ओरिजिनल आव्यूह होगा ए, वही होगी आपकी वैल्यू, तो इस चीज को फॉलो करता है। तो मैंने यहाँ पे चार नियम की बात कर ली, देखो यहाँ पे, तो एक तो मैं यहाँ पे कर ली कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए इन ब्रैकेट बी सी, तो ये करेगा ए बी इंटू सी, इसको फॉलो करेगा, एक के बाद इसको फॉलो करेगा, इसको भी फॉलो करेगा, और आइडेंटिटी जो मल्टीप्लाई होता है इसको भी फॉलो करेगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मल्टीप्लाई को चेक कर लिया है, और
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो और टाइप्स के, जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, स्क्यू मैट्रिक्स होता है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक, इन सब की बात करेंगे और इनवर्स मैट्रिक की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट में मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीपल यानी कि आदर्श गुणन को भी सीख लिया और गुणन को भी सीख लिया, 2 आव्यूह या 2 से अधिक आव्यूह का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑन कर लें आप, ठीक है, या मतलब उसको हिट कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके कोई फ्रेंड हैं, ठीक है, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह के उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके, यानी कि जो मैथ से संबंधित हैं, उनको मिल सके। और मैं चाहूंगा कि आप उन्हीं लोगों को शेयर करें जो मैथ से इंटरेस्ट रखते हैं। जिनको मैथ से कोई इंटरेस्ट नहीं उसको मत शेयर करें, कोई फायदा नहीं होता उससे, ठीक है। आप उनको सेंड करेंगे, आपके लिए वो एक तरह से आपसे 2 बार बोलेंगे आपने मुझे शेयर किया है, ठीक है, ये वीडियो क्यों शेयर किया, क्योंकि उनको मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो अगर जिसको मैथ में इंटरेस्ट होगी वही इस वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दें, और इस तरह से और भी वीडियो मैंने आपके बनाए हैं, ठीक है, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। और साथ ही साथ में कुछ ही समय के बाद आपका एक पूरा वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको मैट्रिक आप शुरू से लेकर 0 से लेकर, ठीक है, लास्ट तक, यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी ऑपरेशंस क्लास 12 में आपको डिस्क्राइब किए गए हैं उन सबको अभी बात जो करने वाले हैं परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक की बात करने वाले हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक में क्या होता है कि जो भी आपका मैट्रिक दिया होगा, यानी आव्यूह जो दिया होगा, उसकी पंक्तियों को कॉलम में बदल देता है, ठीक है, यही हमारा होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो इस तरह से करते हैं, यानी इस पे डैश लगा के, या हम इसको करते हैं इस पे इस तरह से, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। तो इनमें से कोई 2 साइन को हम जो साइन लगा के, या फिर ये साइन लगाएंगे, या फिर ए के ऊपर ये लगाएंगे, और ये हम बताते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। क्लियर हुआ? सिंपल सा है, जो भी आपका मैट्रिक है, तो अगर यहाँ पे ए है कोई, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ये लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इक्वल टू ए डैश, ये हम लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है आपका, इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे इस पे डैश का साइन लगाते हैं, तो या फिर हम इसको बोलेंगे ए पे ये बार का साइन लगा देते हैं, इस तरह से। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक होता है। सिंपल मैंने बताया कि पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक लेट करके एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट ए कोई हमने मैट्रिक यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 1 4 8 6, ये मैंने ले लिया। अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए अगर ट्रांसपोज निकालना है इसका, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहली पंक्ति है R1 और दूसरी पंक्ति है आपकी R2, R1 और R2। क्या करेंगे, पहली पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे। तो देखो इसको यहीं से इसको फिक्स रखेंगे, इसको यहाँ पे हम बदल देते हैं, तो 1 और 4। दूसरी पंक्ति है तो -8, ये देखो इस तरह से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ए कहलाएगा। ये जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ए कहलाएगा। क्लियर हुआ? बस इतना होता है। अगर आपका कोई मैट्रिक 3x3 का है, यानी जिसकी ऑर्डर जो है 3x3 है, तो भी आप उसको पंक्ति को कॉलम में बदल दोगे। अगर आपका कोई मैट्रिक 2x2 का है, तो भी पंक्ति को कॉलम में बदल दोगे। या 2x3 ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि अगर आपका कोई एक आव्यूह है ए, जिसका ऑर्डर है आपका ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है, देन जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक बनेगा, यानी ए डैश और जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा एन इंटू एम। तो ये कंडीशन आपको एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकते हैं कि जब कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है तो कुछ वो लोग एक एग्जांपल ना देके उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका ये हो जाएगा कि अगर ए कोई मैट्रिक है इसका ऑर्डर है एम इंटू एन, अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, यानी कि इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए आई जे और ऑर्डर चेंज हो जाएगा एन इंटू एम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ली ट्रांसपोज की। अब देखो यहाँ पे एक बात और करते हैं
कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स जो होता है ये किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि आव्यूह परिवर्त के गुण, आव्यूह परिवर्त के गुण कौन कौन से गुण होते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक ट्रांसपोज, ठीक है। ये इसकी बात कर लेते हैं। देखो तो मैट्रिक के जो ट्रांसपोज होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती है। नंबर एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई एक मैट्रिक है उसका आपने ट्रांसपोज निकाला है और अगेन आप क्या करोगे, फिर से उसका ट्रांसपोज निकाल दोगे। ट्रांसपोज आपने एक बार निकाला है, दोबारा से उसका ट्रांसपोज, उसी ट्रांसपोज जिसका निकाल चुके उसका ट्रांसपोज आप निकालोगे तो इक्वल टू ये क्या होता है, जो ओरिजिनल आपका आव्यूह होता है उसके बराबर हो जाता है। यानी जो प्रारंभ में आव्यूह होगा जिसका आपने ट्रांसपोज निकाला था, ठीक है, वही आपको मिल जाएगा। सीधा सा हुआ, कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई मान लो छड़ है, आप उसको एक बार उल्टा कर दो और फिर उल्टी छड़ को फिर से उल्टा कर दो, यानी कि मतलब क्या हुआ, फिर से सीधा हो गया, फिर से कंडीशन आ गया। सेम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाला, यानी पंक्ति से कॉलम में बदला, फिर से पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया, ठीक है। तो जो पंक्ति पहले थी वही पंक्ति आ जाएगी और जो कॉलम पहले था वही कॉलम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो एक ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी इसका गुण जो होता है वो ये होता है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, अगर ए और बी का, ए प्लस बी को हमने ऐड कर दिया, दो आव्यूह को ऐड कर दिया, जोड़ दिया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये होता है किसके इक्वल है, ये होता है आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी इनको अलग अलग जोड़ने पे जो अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वही इन दोनों को जोड़ करके अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो भी वही वैल्यू आपकी हो जाती है। चलो दिख रहा है इससे। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं तो थर्ड कंडीशन ये होती है किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं के ए और इसका क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी स्केलर के साथ में पहले आव्यूह में मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी पहले ट्रांसपोज ए का निकालेंगे फिर उस स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी ये कंडीशन आपकी कैसी होगी, सेम रहेगी। तो तीन कंडीशन यहाँ पे सीखी। जो फोर्थ कंडीशन रहती है वो आपकी ये रहती है ए बी का ट्रांसपोज। अगर हमारे पास कोई एक दो आव्यूह है उनका मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है, ए और बी, ए इंटू बी निकाला और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही पूछी जाएगी, क्योंकि आपको जब एग्जाम्पल देंगे वहां पे तो आपको वो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये डज नॉट इक्वल टू होता है, क्या होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है, जबकि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। मल्टीपल में ये सीख चुके हैं कि अगर कोई एक आव्यूह है, दो आव्यूह है जिनका मल्टीप्लाई ए बी है और हम इसको बी ए लिखना चाहें तो ये डज नॉट इक्वल टू होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं इसके। हम पढ़ चुके हैं जब हमने गुणन की जो गुण थे आव्यूह के वो पढ़े थे, तब हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये है कि अगर आपका ए बी है, ए इंटू बी दो आव्यूह का गुणन है, उसका ट्रांसपोज आपने निकाला है, अगेन आप इसको अगर चाहो तो अगर इसको जैसे ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल के फिर से मल्टीप्लाई करो तो फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये वैल्यू आपकी डज नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करेगी। किसके इक्वल होगी, बी का ट्रांसपोज निकाल के, ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर उनका बी इंटू ए करोगे, ना कि ए इंटू बी करोगे, तब ये कंडीशन लागू होगी। तो मोस्टली आपको जो एग्जाम में यहाँ पे आपके बुक की बात करें तो बुक में ये डिस्क्राइब की गई है, ये तीनों चारों डिस्क्राइब की गई, ये डिस्क्राइब नहीं की गई है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कभी, ठीक है, क्योंकि अब मोस्टली जैसे एनडीए के एग्जाम देने जाते हो, एयरफोर्स के एग्जाम देने जाते हो, जिसमें आपको ये पूछा जाता है, या फिर आपका जो 12th का एग्जाम होगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें ये कंडीशन जो मैंडेटरी कर सकते हैं, वो रख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये डज नॉट इक्वल के बराबर होता है। यहाँ पे देखो हमने ट्रांसपोज के बारे में पूरी तरह से बात कर ली है। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा ट्रांसपोज से नहीं जाएगा कहीं भी, मैंने एक एग्जांपल लेके भी बात कर ली है, ठीक है, तो ये आपको समझ होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह क्या होता है और विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। चलो तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर बात कर रहा हूं आगे। सम्यताव्यूह, सम्यताव्यूह, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? अभी देखो बात करते हैं आगे, सिमेट्रिक कब होता है, कब सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि सम्यताव्यूह कब होता है, कब नहीं होता है। ठीक है, देखो एफ ए, क्या समझना, एफ ए इक्वल टू ए डैश, यानी अगर किसी ए अवयव का ट्रांसपोज निकाला जाए, ठीक है, जो ट्रांसपोज है वो ए यानी जो पहले अवयव था उसी के इक्वल हो जाए, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सम्यक अवयव होता है। क्लियर हुआ? ये आपका सम्यक अवयव कहलाता है। यानी कोई एक ऐसा आपको अवयव रखना है जिसमें क्या होगा कि अगर उसका ट्रांसपोज आप निकाल दो, क्या कर दो, ट्रांसपोज निकाल दो। ये देखो, ये क्या निकाला गया मैंने यहाँ पे, ट्रांसपोज निकाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ट्रांसपोज आपने निकाला है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो जो ए अवयव था आपका ए उसके ही इक्वल है, तो ये कंडीशन को फॉलो करता है। अगर ये कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो वो क्या होगा आपका, वो आपका सम्यक अवयव कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स हम यहाँ पे एक कोई अवयव यहाँ पे ले लेते हैं। देखो इस तरह से, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 2x2 कोटि का एक अवयव यहाँ पे लेने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक अवयव ले रहा हूं। ठीक है, देखो क्या ले रहे हैं, 1 1 2 मैंने ले लिया। ठीक है, और 2 और मैंने यहाँ पे ले लिया -6, ये ले लिया मैंने। क्लियर हुआ? तो मैंने देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें पंक्ति को कॉलम में बदलना है और कॉलम को पंक्ति में बदलना है। बदलते हैं बेटा, देखो ये क्या है, R1, ये है आपकी R2, चेंज करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका पहली पंक्ति है, यानी इसको उठा के कॉलम में रखेंगे 1 और 2। दूसरी पंक्ति कौन है, ये है आपकी, इसको दूसरे कॉलम में रखते हैं 2 और -6। अब मुझे ये देख के बताओ कि जो ये अवयव है और ये जो अवयव मैंने बनाया है, इसमें पंक्ति को कॉलम में बदल दिया है, यानी कि रो को कॉलम में बदल दिया है, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया है और रो को कॉलम में बदल दिया है मैंने। ठीक है, तो इसमें मुझे ये बताओ कि क्या कोई अंतर आया है, इनके अवयवों में कोई अंतर आया है, इन अवयवों के चिन्हों में कोई अंतर आया है? नहीं आया है। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, लेकिन हमने इसकी पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दिया है, यानी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया है। ठीक है, फिर भी परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज है इसका। ठीक है, तो ये कंडीशन किसको लागू कर रहा है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वाला जो अवयव होगा वो कैसा हो जाएगा, अतः अवयव देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, अतः अवयव एक सम्यक अवयव। कैसा है आपका, सम्यक अवयव है। सम्यक अवयव है। क्लियर हुआ? देखो सम्यक की मैंने बात कर ली, अब हम विषम सम्यक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विषम सम्यक की बात करते हो। तो आप एक काम करिए, इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे मैं इसकी बात करता हूं। चलिए
विषम सम्मित की बात करते हैं, क्या होता है बेटा देखो, विषम सम्मित आव्यूह, जिसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें कोई नया रूल नहीं लागू हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये कंडीशन। इससे पहले क्या पढ़े थे, ये पढ़े हुए थे कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आपका होता था सम्मित आव्यूह, ठीक है। और अगर विषम सम्मित लेके आना है तो यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा कि ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ए का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो होगा तो ए ही, लेकिन क्या होगा, उसके एलिमेंट यानी उसका माइनस हो जाएगा आपका, ये होगा माइनस हो जाएगा। मैं एक समझाता हूं कैसे, देखो मैं यहाँ पे लेट करके एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स ए कोई यहाँ पे मैं आव्यूह ले लेता हूं, ठीक है। आव्यूह मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो -4 -0 -3 4 और 0, मैंने यहाँ पे ये आव्यूह यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं आपकी, क्योंकि ऐसा लेना होगा जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये आपका विषम सम्मित है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूं 0 -1 -1 और 0, ये लेता हूं, ठीक है। यहां पे देख लो अभी क्या हो सकता है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको यहां पे हटा दो, ये ठीक है, मैंने यहां पे कर दिया। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, देखो चलो देखो, इसको पंक्ति को कॉलम में बदलते हैं, ये आपकी पहली पंक्ति है R1, ये आपकी पंक्ति दूसरी है R2, इसको चेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखो पहली पंक्ति यानी कि 0 -1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका दूसरी पंक्ति यानी 1, 0, ये हो गया, क्लियर हुआ। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये तो आपका परिवर्त आव्यूह हो गया, परिवर्त आव्यूह, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, यानी ये इसका एक ट्रांसपोज हो गया, ए ये था, इसका ट्रांसपोज ये हो गया, देखो 0 यहाँ था, 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे था, ये भी 1 है, और 0 यहाँ पे था, ये भी 0 है। लेकिन अंतर क्या हुआ, ये माइनस का 1 था, यहाँ प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 था, यहाँ माइनस का 1 हो गया। मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो एलिमेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, यानी कि जो एलिमेंट के साइन होते थे, अवयवों के साइन होते थे वो विपरीत हो गए, और विपरीत हो गए तो मतलब क्या हुआ कि ये माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। अगर आपको क्या दिखाना है, देखो ध्यान से देखना, अगर आपको लगता है कि ये कैसे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में माइनस का गुणा करा दो तो क्या मिल जाना चाहिए, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ट्रांसपोज मिल जाना चाहिए, यानी सिर्फ इसका ट्रांसपोज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसका ट्रांसपोज का मतलब है कि यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये तो 0 है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो तो ये देखो 0 1 ये भी वही है, और -1 0 ये भी वही हो गया। तो यहाँ पे इस कंडीशन को जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या होगा, ये आपका फिर से ये ट्रांसपोज मिल जाएगा, ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ये नहीं कराते हैं तो यहाँ पे ये प्लस का और ये यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ए का जो ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है, वो क्या है आपका, है तो ए के इक्वल, लेकिन ये नेगेटिव आपका हो जाएगा, तो ये होता है ए ट्रांसपोज, क्लियर हुआ। तो मैंने यहाँ पे बात कर ली, और जो आपका इसका ट्रांसपोज निकाला था, तो ये विषम सम्मित आव्यूह को कब हो जाएगा, जब ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये होगा तो विषम सम्मित आव्यूह हो जाएगा। चलो मैंने यहाँ पे बात कर ली। अभी देखो दो कॉन्सेप्ट आपसे और पूछे जाते हैं, ठीक है, सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में। तो सम्मित आव्यूह को हम योग के रूप में लिखते हैं, यानी P इक्वल टू होता है आपका 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ए, ये होता है।
और अगर विषम सममित की बात करते हैं तो Q इक्वल टू नोट करते हैं 1/2 A माइनस ट्रांसपोज A। तो मोस्टली आपको ये कंडीशन पूछी जाती है। तो ये होता है आपका, ठीक है, इसको यहां पे लिख दो, देखो यहां पे लिख देंगे सममित आव्यूह का योग, सममित आव्यूह का योग। और ये होगा आपका विषम सममित आव्यूह का योग, ये कहते हैं। देखो तो यहाँ पे हमने बात कर ली, ठीक है। सममित अगर आव्यूह का योग निकालना है तो P इक्वल टू हाफ, यानी कि जो आपका आव्यूह है उसका ट्रांसपोज उसको ऐड कर देंगे और 1/2 से उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी ये स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q 1/2 यानी कि जो ट्रांसपोज और मैट्रिक होगा और जो मैट्रिक होगा उनका डिफरेंस निकालेंगे और उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये विषम सममित का हो जाएगा और ये समसम्मित का योग हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पे बात की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की बात की, सिमेट्रिक की बात की, स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात की, ठीक है, यानी कि सममित आव्यूह की बात की और विषम सममित आव्यूह की बात की। साथ ही साथ में सममित आव्यूह के योग की बात की और विषम सममित आव्यूह के योग की बात की। तो मैंने इतना यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, साथ ही साथ में जो एग्जाम्पल एक एक लेके मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, तो ये चाहे 2-2 की कोट के आपके आव्यूह हो या 3-3 की कोट के आव्यूह हो या 2-3 की कोट की आव्यूह हो, ठीक है, उन सब में लागू होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह की, तो यहाँ पे आपको एक वर्ग आव्यूह की लिए ही ये लागू होते हैं। वर्ग आव्यूह में ही क्या होंगे, ये आपके लागू होंगे। ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। और एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसका बनता है वो ये बनता है, आप इसको मतलब स्टार बना लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, विषम सममित आव्यूह का विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण होता है ये, ठीक है, ये वाला, ये कैसा होगा, शून्य होगा या शून्य होता है, तभी ये कंडीशन को लागू करेगा, अदरवाइज इस कंडीशन को लागू नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको देख के बताने के लिए कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है यानी कि विषम सममित आव्यूह है तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, होता है पहले से। क्लियर हुआ? तो इन चीजों की बात की। अब इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, वो आपका रहता है व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम और पंक्ति स्थानांतरण द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना होता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक होता है, ठीक है, बाय एलिमिनेटरी मेथड्स, ठीक है, उसको हम एक स्पेशल वीडियो में सीखने वाले हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और मैं ट्रिकी माध्यम से बताना चाहूंगा उसको, जिससे कि आप कभी भी ना भूलो। तो इस चैप्टर में यहाँ पे सिर्फ इतने ही मैं शामिल करता हूं और साथ ही साथ में वो जो वीडियो होगा, ठीक है, इसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना ही इसमें बात करता हूँ। तो अभी तक मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने सभी को बात की है, सभी पे बात की है और मैंने सभी को डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड जो हैं आपके, उनके साथ भी शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, उनको सिर्फ, और जो 12th के और 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं उनको, और उनको सेंड ना करें आप जो इंटरेस्टेड नहीं है, यानी जो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं या मैथ को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैथ नहीं पढ़ रहे होते हैं किसी रीजन की वजह से, या वो सब्जेक्ट नहीं लिए होते हैं, लेकिन उनकी प्रीवियस क्लासों में उनका इंटरेस्ट मैथ में रहा होता है, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं क्योंकि उनमें एक इंटरेस्ट होता है मैथ को जानने के लिए, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।